हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है अमीन्स। तो अमीन्स में हमने अब तक दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज ही होने वाला है हमारा पार्ट नंबर 3 और पार्ट 2 और पार्ट 3 के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको काफी लंबा डिफरेंस दिखाई देगा। मीन्स पार्ट 2 मैंने लगभग 1 महीने पहले अपलोड किया था यूट्यूब पे और आज ये वाला पार्ट 3 है। तो इतना जो लंबा गैप है उसका सिर्फ इतना से रीजन है कि बीच में मेरे एग्जाम्स आ गए थे, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ती हूँ और एग्जाम्स के साथ साथ कुछ थोड़े से अपने पर्सनल इश्यू भी होते हैं सबके, है ना। तो वो भी थे, तो जिसके कारण मैं वीडियोस को नहीं डाल पाई थी। बट अब हम फिर से शुरू करते हैं। अब हम फिर से पूरा का पूरा क्लास 12th का जो मैंने आपको बोला था कि मैं सिलेबस कराऊंगी आपके बोर्ड्स के एग्जाम से पहले पहले, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं अभी भी करा दूंगी बोर्ड से पहले पहले। साथ साथ में आपके 5 ईयर्स के जो सीबीएसई के क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगी। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वो सोल्व करा दूंगी। बाकी कोई अगर बच्चा ऐसा है कि वो स्पेसिफिक किसी और बोर्ड से है, वो चाहता है कि मैं वो क्वेश्चंस भी कराऊं, उनके मींस उनके पेपर भी कराऊं, तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो भी सोल्व करा दूंगी। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ साथ अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर के लिए कि क्वेश्चंस जरूरी है इन टेक्स्ट या आउट टेक्स्ट के, वो बता देना, मैं आपको वो भी सोल्व करा दूंगी। अच्छा, साथ साथ ना अब क्या है कि क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम काफी पास आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पूरे डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, 5 मिनट की सिर्फ, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि ये चैप्टर आपके लिए करना जरूरी है, इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब हम 5 ईयर्स के आपके बोर्ड्स के पेपर सोल्व करेंगे ना, तो वो तब भी वहां से आपको इतना आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या आप अगर 5 ईयर्स के पेपर देखोगे ना, तो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस का ना आपको रिपीटेशन मिलेगा कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो उसी रिदम में वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आपके अगर आप ठीक ठाक भी पढ़ते हो ना, आपका आराम से बोर्ड्स हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि आप अब रेगुलर अपना पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर आपका जा चुका है। तो ये मान के चलो सिर्फ 1.5 से 2 महीने आपके पास मुश्किल से है ना। तो इसलिए आप लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर दो, और साथ साथ मैं भी थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊंगी तो सिलेबस हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें आज हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो अब तक मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कराए थे, ये बताया था कि अमीन्स क्या होते हैं। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। और अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो एक चीज हम क्या करते हैं कि जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। 3 पार्ट्स में कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो हम फिजिकल स्टेट देखते हैं। क्या देखते हैं हम? सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं सोल्युबिलिटी। क्या देखते हैं दूसरा हम? सोल्युबिलिटी। तीसरा हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इन 3 बातों का हम ध्यान रखते हैं और तब जाके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल स्टेट, कि जो अमीन्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, कैसे आपको दिखते हैं, कैसे आपको उनमें से स्मेल आती है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एलिफेटिक अमीन्स की, आपके पास 2 तरह के अमीन्स होते हैं, ये तो एलिफेटिक होते हैं, ये क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। तो जो एलिफेटिक अमीन्स आपके होते हैं, एलिफेटिक अमीन्स की अगर आप ऑर्डर को देखते हो, क्या देखते हो आप? एलिफेटिक अमीन्स के ऑर्डर को देखते हो, तो इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है फिशी ऑर्डर। मतलब इनमें से जो आपको स्मेल आती है वो ऐसी आती है जैसे फिश में से आती है। तो कैसा होता है इनका ऑर्डर? इनका ऑर्डर होता है फिशी ऑर्डर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एलिफेटिक अमीन्स की बात कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ कि किस स्टेट के अंदर ये रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस, तो जो आपके लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जो आपके लोवर होते हैं वो लिक्विड में रहते हैं। बट कौन से लोवर होते हैं? जो कार्बन 3 या उससे ज्यादा वाले होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। बट उससे नीचे भी तो होते हैं ना कार्बन, जिसके अंदर 1 या 2 ही कार्बन के नंबर्स आते हैं या एटम्स आते हैं। तो अगर आपके पास 3 से भी ज्यादा कम कार्बन एटम की चेन है तो वो किस फॉर्म में रहते हैं? गैसियस फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो लोवर आपके होते हैं वो रहते हैं गैसियस फॉर्म में। गैसियस के बाद फिर किस में रहते हैं? मोस्टली आप देखोगे लिक्विड फॉर्म में। और उसके बाद अगर आप कार्बन की चेन को बढ़ाते जा रहे हो तो किस फॉर्म में आ जाते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में। ज्यादातर आपको लगता है कि ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, बट लिक्विड में नहीं, ये तीनों फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस
फॉर्म। ठीक है, ये बात किसकी थी? ये बात थी एलिफेटिक अमीन्स की। अब अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स भी होते हैं, तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की, तो जो एरोमेटिक अमीन्स आपके होते हैं यूजुअली वो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? वो कलरलेस होते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि हमेशा क्या वो कलरलेस होते हैं? हम तो इनको कलर फॉर्म में भी देखते हैं। तो ये कलर को डेवलप कर लेते हैं अगर आप इनको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ते हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास है ऑक्सीजन, तो ये अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या कर लेते हैं? कलर को डेवलप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये कलर को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक क्या होते हैं? आपके कलरलेस होते हैं, और अगर आप इनको खुला छोड़ते हो, आप इनको अपने एनवायरमेंट में ऐसे ही रखते हो, तो ये ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाते हैं? एक कलर कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये हमने बात की है फिजिकल स्टेट ऑफ अमीन्स की। जैसे हमने फिजिकल स्टेट डिस्कस की, अब हम बात करते हैं किसकी? सोल्युबिलिटी की। तो जो दूसरी बात करनी है हमें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, वो किसकी बात करनी है? सोल्युबिलिटी की, है ना। और एक चीज आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताई थी, कि अगर मैं बोलूं कि अमीन्स सोल्यूबल है वाटर के अंदर, अगर मैं बोलूं कि क्या अमीन सोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो उसके लिए वाटर की एक शर्त होती है कि मेरे अंदर सोल्यूबल सिर्फ वही हो पाएंगे जो मेरे साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ सोल्यूबिलिटी की, तो अमीन्स की अगर मैं बात करूं कि क्या अमीन्स सोल्यूबल है वाटर के अंदर, ये नहीं है, तो वाटर की एक शर्त है कि मेरे साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो ही मेरे अंदर क्या हो पाएगा? सोल्यूबल हो पाएगा, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए फोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोन। ठीक है, अब गलत वे में मत ले जाना। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जहां भी आपको हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन दिखते हैं, तो वहां पे क्या पॉसिबल हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्लोरीन भी तो करता है। भाई क्लोरीन करता है, लेकिन क्लोरीन की आपको बहुत विगरस कंडीशंस देनी पड़ती है एट वेरी हाई टेम्परेचर, और उतना हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हमेशा, है ना। क्योंकि देखो, आप रिएक्शन तो कोई भी करा दोगे, रिएक्शन में आप एक्सट्रीम कंडीशंस लगा दो और टेम्परेचर इतना हाई दे दो, मतलब आप एक रिएक्शन पे इतना खर्चा कर दो हद से ज्यादा, आपको आउटपुट उतना मिल नहीं रहा, तो ऐसे रिएक्शन का क्या फायदा? ठीक है, तो हम एक वे ढूंढते हैं, वो होता है चीपर वे, कि आप हमारा ज्यादा खर्च भी ना होए और जो हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए वो मैक्सिमम यील्ड में मिल भी जाए। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करती हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते जाती है क्लोरीन के साथ भी, बट वो एक्सट्रीम कंडीशंस हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो तीन है बेसिकली, तो फोन से हम याद रखते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब अगर हम बात करते हैं अमीन्स, अमीन्स को हम लिखते थे RNH2। क्या लिखते थे? अमीन्स को हम RNH2 ये हम लिखते हैं, है ना। अब हमें तो दिखा इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है, और वाटर क्या होता है? H2O। अब इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, मींस पॉसिबिलिटी है किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर कैसे लिखूं खोल के, तो किसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो वाटर की शर्त हो गई पूरी, तो इजिली जो अमीन्स होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो जो क्वेश्चन था कि सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि क्या अमीन्स सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, तो बिल्कुल होते हैं। अब ये बात है कि अब अगर आपके पास ये R पार्ट क्या है, ये जो अल्काइल ग्रुप है आपके पास, ये ग्रुप अगर छोटा है, क्या है? ये छोटा ग्रुप है। अगर ये R जो है वो एक छोटा ग्रुप है, तब तो सोल्युबिलिटी होती है अच्छी खासी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हायर मेंबर ऑफ अमीन्स की, वो ऑलमोस्ट इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अब कारण क्या है? अभी तो मैंने बोला कि ये सोल्युबल है, तो हायर मेंबर्स में क्या हो जाता है? देखो, हायर मेंबर्स में ये R पार्ट बढ़ रहा है, मींस इस R पार्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, और ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या होता है ये? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो R पार्ट है वो तो पहले ही वाटर से रिपेल कर रहा है, आप इसी को बढ़ाते जा रहे हो, मींस ये वाला पार्ट तो उतना ही है। अमीन्स के अंदर NH2 ही होगा ना, आपने N के नंबर तो बढ़ाए नहीं, बेसिकली आपने नाइट्रोजन तो नहीं बढ़ाए, सिर्फ आप इन कार्बन को बढ़ाते जा रहे हो, है ना। अगर आप कार्बन वाले पार्ट को, या मैं बोलूँ हाइड्रोकार्बन पार्ट को बढ़ाते जा रहे हो, जो कि हाइड्रोफोबिक है नेचर में, तो वो तो वैसे भी नहीं सोल्यूबल है पानी के अंदर, वो तो वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो ये तो क्या करेगा? सिर्फ सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज करेगा, सोल्यूबिलिटी को कम करेगा। इसीलिए जो लोअर मेंबर्स होते हैं अमीन्स के, दे आर एक्चुअली सोल्यूबल इन द वाटर, बट अगर आप हायर मेंबर्स लेते हो तो दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर।
तो ये चीज हुई क्लियर कि अगर यहाँ पे R एक छोटा ग्रुप है तब तो सोलिबिलिटी अच्छी खासी होती है अमीन्स की, बट अगर R पार्ट आपने बढ़ा दिया, आपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, उनकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि अगर मेरे पास क्या है, लोअर है, लोअर R पार्ट है, लोअर आप समझ जाना क्योंकि आप होशियार बच्चे हो, लोअर का मतलब है कि इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, या मैं बोलूं लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या है, ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर, है ना, सोल्यूबल इन वाटर। बट अगर देखो ये R पार्ट के अंदर क्या है, अगर ये R पार्ट लोअर ना होके क्या है, ये हायर मेंबर का है ना, हायर मतलब जिसके अंदर क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम बोल दो या मैं बोल दूं कि हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अगर आपका पढ़ रहा है तो ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आ रही है ना बात समझ में, याद रखेंगे आराम से कि अगर R पार्ट छोटा है तो अच्छे खासे सोल्यूबल है, आप R पार्ट बढ़ाते जा रहे हो, आप हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ा रहे हो तो दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर। तो चलो ये तो ठीक है कि भाई हाँ ये सोल्यूबल है, ये वाला पार्ट नहीं सोल्यूबल है। अब क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है अल्कोहल्स, अब अगर आप में से ही किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि आप कंपैरिजन करो अल्कोहल्स का और अमीन्स का और फिर बताओ कि कौन से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, तो उसके लिए ना मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, कॉमन एग्जांपल मतलब कि मैं इतनी ही बड़े कार्बन की चेन अल्कोहल्स के लिए लेती हूँ और इतनी ही मैं किसके लिए लेती हूँ, अमीन्स के लिए लेती हूँ, है ना। और फिर मैं बात करूँ कि किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप कभी भी कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने के लिए आपको एक चीज को तो स्टैंडर्ड मतलब अपना फिक्स रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप क्लास 12th के बच्चे हो और मैं आपका कंपैरिजन करूँ किसी एमएससी वाले के साथ, तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि 12th का अगर मैं एमएससी के साथ कर रही हूँ तो एज डिफरेंस इतना ज्यादा है ना। हम कंपैरिजन किस बेसिस पे करें, लेकिन अगर मैं आपका ही आपके किसी क्लासमेट के साथ कंपैरिजन करूँ तो वो वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो सिमिलर है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कंपैरिजन कर सकती हूँ। इसीलिए अगर मैं अल्कोहल्स में और अमीन्स में कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन तो कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि मैं कुछ चीज तो फिक्स करूं ना, कुछ तो कांस्टेंट करूं कि जिसके चलते मैं फिर कंपैरिजन कर सकूं। तो कंपैरिजन में कैसे करूंगी कि यहाँ पे मैं लेती हूँ ब्यूटेन ओल। क्या लेती हूँ, ब्यूटेन ओल, मतलब इसके अंदर मैंने कितने लिए हैं, 4 कार्बन की चेन ली है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्यूटेन नमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लो ब्यूटेन 1 ओल। अब ठीक है, इसके अंदर भी 4 कार्बन की चेन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन की चेन है। अब मैंने एक चीज फिक्स कर ली कि चेन की जो लेंथ है ना दोनों की सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में सिमिलर है। अब मैं करूं अगर इनके बीच का कंपैरिजन तो वो वैलिड है। ठीक है, ये है अल्कोहल, ये है आपके पास अमीन्स। अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है, तो देखो सोल्यूबल ज्यादा होते हैं अल्कोहल्स और काफी ज्यादा होते हैं अमीन्स से। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब हमने अल्कोहल्स को पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो अल्कोहल्स होते हैं दे अंडरगो द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि अल्कोहल्स जो होते हैं इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो क्या होती है अल्कोहल्स में, इंटरमोलिकुलर, क्या होती है अल्कोहल्स में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उनके अंदर भी हो रही है, बट इनके अंदर क्या होती है, अच्छी खासी होती है। रीजन ये है कि ये जो आपके अल्कोहल्स होते हैं ये ज्यादा पोलर इन नेचर होते हैं एज कंपैरिजन टू किसके, अमीन्स के। तो अमीन्स से ज्यादा जो पोलैरिटी है वो अल्कोहल्स की है, जिसके चलते इनके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, बेटर है, अच्छा है, जिसके चलते इनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है किससे, अमीन्स से। अब मिला आंसर कि अगर आपके पास एक तरफ अल्कोहल है एक तरफ अमीन्स है तो दोनों में किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सोल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, आपके अल्कोहल्स की होती है। रीजन बीइंग कि दे अंडरगो द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दे आर पोलर इन नेचर। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पे इस चीज का आंसर। ये सोल्युबिलिटी की बात अगर हम खत्म करें, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा वो था बॉइलिंग पॉइंट का, कि अब अगर मैं कंपैरिजन करूं बॉइलिंग पॉइंट का तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है अमीन्स के अंदर, है ना। तो जो थर्ड चीज थी आपकी वो थी क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्या थी थर्ड चीज, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो अमीन्स में बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, फिर से अगर हम वही बात करें, है ना।
तो देखो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ, सपोज करो कि आपके पास प्राइमरी अमीन्स है, आपके पास सेकेंडरी अमीन्स है, आपके पास टर्शियरी अमीन्स है। अगर मैं उसके अंदर ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट देखूं, या इससे पहले अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है मेरी ही वीडियोस में, तो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के। किसके, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, या मैं अट्रैक्शन छोड़ के मैं सिंपल बोलूं वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस पे। और वैन डर वाल्स फोर्सेस कब बढ़ता है, जब हमारा मोलिकुलर वेट बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मोलिकुलर वेट। तो मैं बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैन डर वाल्स फोर्सेस के, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, मोलिकुलर वेट के। मींस जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, मोलिकुलर वेट बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एक तो क्राइटेरिया ये होता है बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने का। दूसरा होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। और सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। अब बोलोगे इससे क्या मतलब है, देखो जितनी लंबी चेन होगी, ठीक है, जितनी लंबी चेन होगी उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितनी चेन ब्रांचिंग में होगी, जितनी ब्रांचिंग में होगी उतना सरफेस एरिया क्या होएगा, कम होएगा। और ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेके बताऊं, सपोज करो मेरे को पेंटेन लिखना है। एक तो तरीका ये है कि मैं ऐसे लिखूं पेंटेन को, है ना, तो ये होता है इसका सरफेस एरिया। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ना ब्रांचिंग कर दूं ऐसे। अब आप पहले इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स देखो कितने हैं, कितने कार्बन है यहाँ पे, 5, और हाइड्रोजन 3, 5, 7, 9, 12, C5H12। इसके अंदर देखो कितने कार्बन है, 5, हाइड्रोजन 3, 6, 9, 12। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, मीन्स मोलिकुलर मास तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग है और यहाँ पे आपकी बिल्कुल एक सिंपल चेन है, नॉर्मल चेन है। तो इस चेन का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका आप देखो सरफेस एरिया कम है। तो ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया क्या हुआ, कम, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा और इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो नंबर 1 पे ये और 2 पे ये। ठीक है, तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो दो चीजों के साथ डील करते हैं, एक तो वैन डर वाल्स फोर्सेस के, और दूसरा जो हम करते हैं वो करते हैं सरफेस एरिया में। ठीक है, अब बात करें अगर हम अमीन्स की, एक तो ये वाला केस हो जाएगा कि एक तो आपके पास लोअर अगर मेंबर वाली अमीन्स है जिसके अंदर लोअर कार्बन एटम है, उसका क्या होगा, मोलिकुलर मास कम होएगा। वहां पे जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एक तो वो वाला क्राइटेरिया है। दूसरा अगर आप बात करते हो ब्रांचिंग की, कि जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो ये तो एक अलग सीन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर, फिर अगर हम देखें तो फिर देखो कैसे देखते हैं। उसके लिए पहले मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री यहाँ पे अमीन्स बना देती हूँ, है ना। तो अगर मैं 1 डिग्री अमीन बनाती हूँ, ये है मेरे पास नाइट्रोजन। 1 डिग्री में आपके क्या होंगे, एक मैंने आर ग्रुप लगाया, ठीक है, एक मैंने आर ग्रुप लगाया और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाए, तो ये आपका क्या है, प्राइमरी अमीन्स है। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी बनाती हूँ तो 1 हाइड्रोजन लगाई मैंने और 2 लगा दिया आपके आर ग्रुप। ठीक है, अगर मैं टर्शियरी बनाऊं तो मैंने 3 लगा दिए हैं आर ग्रुप। ठीक है, ये आपको हो गया टर्शियरी, हो गया सेकेंडरी। आप इनमें एक चीज देखो कि किस वाले केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो तो यहाँ पे ना आपको ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग कि आपके पास सिर्फ एक ही आर ग्रुप है जो कि बल्कि है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के। यहाँ पे आपके पास एक H है लेकिन 2 आर ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा होगी। और टर्शियरी में तो आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है जिसके साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन और वाटर को ऑक्सीजन दोनों आपस में जब इंटरेक्शन करेंगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है तो काहे की भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना, और जब नहीं होगी तो बात ही खत्म। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, तो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, बड़े मॉलिक्यूल्स ज्यादा नहीं है, आर ग्रुप बल्कि नहीं है, तो काफी जगह है, काफी स्पेस है इन हाइड्रोजन के साथ, इन हाइड्रोजन के लिए इंटरेक्ट करने के लिए, किसके साथ में, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, पॉसिबिलिटी है, और थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, पर फिर भी चलो चला लेंगे काम। यहाँ पे तो लेकिन पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
तो अगर आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, पहले 1 डिग्री में बहुत ज्यादा होगी, फिर सेकंड में, और टर्शरी में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा, ऐसे ही वहां पे क्या बढ़ेगा, ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और टर्शियरी क्या दिखाएगा, आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाएंगे। ठीक है, और रीजन क्या है, सीधा सा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और फिर उसको तोड़ने के लिए ना आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो आप प्रोवाइड करोगे वो ज्यादा होगा, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। अब उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना, तो आप कम टेम्परेचर पे भी उसको आराम से क्या कर दोगे, टर्शियरी अमीन्स को बॉयल कर दोगे, तो जिसके चलते उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर में लगाते हो बॉइलिंग पॉइंट के, तो पहले प्राइमरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर किसका हो जाएगा, टर्शियरी का। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी है किसकी, अमीन्स की, और साथ में कंपैरिजन भी देखा सोल्युबिलिटी का एल्कोहल का किसके साथ में, अमीन्स के साथ है। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। इस वाले पार्ट में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे अमीन्स की हम बेसिसिटी का कंपैरिजन करेंगे अमोनिया के साथ में, एल्काइल अमाइन का अमोनिया के साथ, एराइल अमाइन का अमोनिया के साथ, फिर तीनों का आपस में करेंगे। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, अगर हम अमीन्स पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो अमीन्स की बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला चैप्टर ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, बस फिर जो हमारे पास बचेगा ना वो डाइजोनियम सोल्ट बचेगा, जो कि मुश्किल से एक वीडियो का काम होगा। ऐसे करके हमारा अमीन्स बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और फिर हम शुरू करेंगे आपके आगे पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को फर्दर शेयर भी कर दो, जो आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियोस के अंदर कोई चीज लैक करती है तो मेरे को बताओ क्या करती है, मैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट करूंगी। आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक बीच में नहीं समझ आता, उस पर आप कुछ पढ़ना चाहते हो वो बता दो, कोई आपको पेपर नहीं सोल्व हो पा रहा, किसी क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो वो भी बता देना। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।